कहानी की शुरुआत 1914 में होता है, जहां डेवोन का एक लोकल लड़का एल्वर्ड अपने पड़ोसी के घोड़े को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखता है। वो पूरी तरह आकर्षण हो जाता है जब नया पैदा हुआ जानवर खड़े होने के लिए स्ट्रगल करता है। आकर्षण और जिंदगी भर के लिए उस मंजर से प्रभावित होकर वक्त के साथ एल्वर्ड बड़ा होता है और बच्चे के प्रति उसकी मोह भी बढ़ती जाती है। वो रेगुलर अपने पड़ोसी मूनी के फर्म में जाता है और उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सालों में वो बच्चा एक हेल्दी बे इरिश कोल्ट बन जाता है, जो एक ऐसी ब्रीड है जिसे ज्यादातर शो जंपिंग के लिए यूज किया जाता है। मूनी अपने कई जानवरों के साथ उस घोड़े को भी लोकल ओपन एयर मार्केट में ले जाता है। वो उस कोल्ट को ऑक्शन में रखता है ताकि अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा सके। इसी बीच एल्वर्ड का एल्कोहलिक फादर टेड भी अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑक्शन में आता है। वो इस वक्त एक ऐसे फार्म हॉर्स ढूंढ रहा होता है जो उसकी जमीन के पथरीले हिस्सों को हाल से जोड़ सके, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मूनी के कोल्ट पर पड़ता है वो तुरंत उसे पसंद कर लेता है। उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि उसे एक वर्क हॉर्स चाहिए, कोई शो एनिमल नहीं। फिर भी जब ऑक्शन शुरू होता है टेड तुरंत बे इरिश कोल्ट के लिए बीड लगा देता है। उनका लैंडलॉर्ड मिस्टर लियोन्स भी वहाँ मौजूद होते हैं और अपने बेटे डेविड के साथ उसी घोड़े को खरीदना चाहते हैं जिसे टेड ने पसंद किया हो। लैंडलॉर्ड भी ऑक्शन में बीड लगाता है और जल्दी दोनों के बीच बीडिंग वार शुरू हो जाती है। टेड जो बहुत ही जिद्दी और सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी है, पीछे हटने से मना कर देता है और बार बार अपनी बीट बढ़ाता रहता है। आखिर में वो उस लैंडलॉर्ड से ज्यादा कीमत देकर उस कोल्ट को खरीद लेता है, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कीमत थी। इस वजह से उसके पास अपनी जिंदगी चलाने के लिए बहुत ही कम पैसे बच जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लियोन्स बुरी तरह गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो ऑक्शन हार गए होते हैं। इसीलिए वो टेड को याद दिलाते हैं कि कुछ ही हफ्तों में उसका रेंट देने का वक्त आ रहा है। इसके बाद टेड उस पतले और खूबसूरत घोड़े को घर ले आता है। उसकी वाइफ रोजी निराश हो जाती है क्योंकि उन्हें फार्म के लिए एक जानवर चाहिए था, ना कि एक जवान कोल्ट। टेड उसे ऑक्शन में जो कुछ भी हुआ था वो बताता है और कैसे उसने लैंडलॉर्ड को हराया ये भी बताता है, लेकिन ये सुनकर रोजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो अब रेंट कैसे भरेगा। एल्वर्ड की तरफ देखा जाए तो वो उस घोड़े को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये वही घोड़ा होता है जिसे वो बचपन से ही बहुत पसंद करता था। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे अपने पास रखने दे और यह भी वादा करता है कि वो घोड़े को फार्म में काम करना सिखा देगा। काफी जिद करने के बाद रोजी आखिरकार उस घोड़े को रखने की इजाजत दे देती है, ये उम्मीद करते हुए कि उसका बेटा उस नुकसान को ठीक कर देगा जो उसके पिता ने किया है। अगले कुछ हफ्तों तक एल्वर्ड अपने फैसले पर पूरी तरह टिका रहता है और कोल्ट को ट्रेन करता है। वो उसका नाम जोई रखता है और हर दिन कई घंटे उसके साथ ट्रेनिंग करता है। एल्वर्ड और उसका सबसे अच्छा दोस्त एंड्रयू घोड़े को यह भी सिखाते हैं कि जब भी वो उल्लू की आवाजें निकाले तो घोड़ा उनकी तरफ दौड़कर आ जाए। घोड़े को पहले से ही ओल्स को मारने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन दोनों लड़कों को इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद हालत खराब होने लगता है जब मिस्टर लियोन्स नेराकोट फैमिली के घर आता है। पता लगता है कि टेड ने पहले मिस्टर लियोन्स से लोन लिया था और इस वक्त उसके पास पैसे की कमी है। टेड यकीन दिलाता है कि जैसे ही वो अपने जमीन जोड़कर फसल उगा लेगा और हार्वेस्ट कर लेगा वो पूरा पैसा चुका देगा, लेकिन लियोन्स उसकी बात पर हंस पड़ता है और कहता है कि जो फैंसी घोड़ा उसने खरीदा है वो फार्मलैंड में किसी काम का नहीं है। नेराकोट फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो एक डील रखता है, अगर वो लोग उस घोड़े से अपने जमीन हाल से जुटवा सके तो वो उनके लोन की रीपेमेंट के लिए और वक्त दे देगा, लेकिन अगर अक्टूबर तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया गया तो वो उनका घर, फार्म और घोड़ा सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगा। इसके बाद एक मजबूर टेड बार्न में जाता है और जोई को कॉलर पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें स्ट्रगल करता है और घोड़ा गुस्से में उसे धक्का दे देता है। तभी एल्वर्ड भी बार्न में आ जाता है और तुरंत अपने घोड़े को शांत करा देता है। वो अपने पिता से वादा करता है कि वो जोई को जमीन जोतना सिखा देगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं एल्वर्ड जोई का भरोसा जीत लेता है और सफलता से उसे कॉलर पहना देता है। वो रोज उसे खेतों में ले जाता है और उसे हाल चलाना सिखाने की कोशिश करता है। एक दोपहर मिस्टर लियोन्स और गाँव के कई लोग एल्वर्ड की प्रोग्रेस देखने के लिए आ जाते हैं। प्रेशर महसूस करते हुए एल्वर्ड एक चाबुक उठाता है और घोड़े को चलाने के लिए जमीन पर जोर से मारता है, लेकिन इससे घोड़ा डर जाता है और अचानक भाग पड़ता है और एल्वर्ड को जमीन पर घिसटते हुए ले जाता है। एल्वर्ड फिर भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी मेहनत जारी रखता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और मिस्टर लियोन्स खुशी से अनाउंस करते हैं कि टेड ये डील हार गया है, लेकिन एल्वर्ड देख लेता है कि बारिश की वजह से जमीन नरम हो गई है और वो जोई को दोबारा कोशिश करने के लिए एनकरेज करता है। आखिरकार वो घोड़े से हल चलवाना
शुरू करवा देता है और वहाँ मौजूद गांव वाले उसके लिए उसे सपोर्ट करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मिस्टर ल्यून्स को अपना हार मानना पड़ता है और मजबूरी में नेराकोट फैमिली को लोन चुकाने के लिए और वक्त देने पर राजी हो पड़ता है। इसके बाद रोजी और एल्वर्ड बार्न में बात करते हैं, जहाँ एल्वर्ड अपने पिता के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करता है। वो कहता है कि उसके पिता का गुस्सा और शराब की आदत ही उन सबको इस मुसीबत में ले आया है। ये सुनकर रोजी अपने बेटे को टेड के पास्ट के बारे में बताती है, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में वो बहुत ही कम बात करते हैं। वो बताती है कि टेड इसीलिए लेंगड़ा कर नहीं चलता क्योंकि वो नशे में रहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे वार में चोट लगी थी। रोजी एल्बर्ट को उसके पिता के मेडल्स दिखाती है जो उसने साउथ अफ्रीका के सेकेंड बोर वार में इंपेरियल योमेंट्री के सर्जन के रूप में सर्विस करते हुए जीते थे। वो बैटल में बुरी तरह घायल हुआ था और ब्रेवरी अंडर फायर के लिए डिस्टिंग्विश्ड कंडक्ट मेडल से सम्मानित किए गए थे। रोजी एल्बर्ट को उसके पिता के रेजिमेंटल पेनेंट भी देती है और बताती है कि टेड को वार में जो कुछ उसने किया उस पर गर्व नहीं है। बाद में उसने वो फ्लैग और मेडल्स फेंक दिए थे, लेकिन रोजी ने उन्हें बचाकर छुपा दिया था। ये सब जानने के बाद एल्बर्ट अपने पिता के लिए एक नई इज्जत के साथ बर्न से बाहर निकलता है। वो पेनेंट अपने पास रख लेता है और देखता है कि टेड नए जोते हुए खेत में बीज बो रहा है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में डेवोन पर एक भयानक तूफान आ जाता है और हालत फिर से खराब हो जाता है। अगली सुबह टेड उठकर देखता है कि उनकी सारी फसल बारिश के वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब उसके पास जोई को बेचकर मिस्टर ल्यून्स का कर्ज चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अगले दिन एल्बर्ट गांव के मार्केट में होता है जब एक सोल्जर मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचता है। वो अपनी बाइक मार्केट स्क्वायर के बीच में रोकता है और सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। उसके बाद सोल्जर अनाउंस करता है कि सरकार ने जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया है। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट ये खबर लेकर घर भागता है, लेकिन वहाँ अपनी माँ रोजी को किचन में रोते हुए पाता है। वो पूछता है कि उसके पिता कहाँ है, लेकिन रोजी एक भी शब्द नहीं बोलती। इसके बाद एल्बर्ट बर्न के तरफ दौड़ता है और देखता है कि जोई वहाँ नहीं है। फिर वो वापस मार्केट की तरफ भागता है और पता लगता है कि उसके पिता ने जोई को ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जेम्स निकोलस को बेच दिया है। एल्बर्ट बेचैन होकर आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करता है ताकि वो अपने घोड़े के पास रह सके, लेकिन उसका उम्र कम होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो जोई के पीछे भागता है और अपने पिता का पेनेंट उसके ब्रिडल पर बांध देता है और वो वादा करता है कि एक दिन वो जोई को ढूंढकर वापस घर ले आएगा। दूसरी तरफ जोई को मिलिट्री स्टेबल में ले जाया जाता है जहां उसे टॉप थ्रोन नाम का एक शानदार काले घोड़े के साथ रखा जाता है। टॉप थ्रोन एक हाई रैंकिंग ऑफिसर मेजर जेमी का घोड़ा होता है। मिलिट्री ड्यूटी के लिए जोई और टॉप थ्रोन की साथ में ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैप्टन निकोलस भी जोई की कई स्केचेस बनाता है और उन्हें एल्बर्ट को मेल करता है ताकि उसकी चिंता थोड़ी कम हो सके। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, दोनों घोड़ों को मेजर जेमी के साथ कमांड में फ्रांस भेज दिया जाता है। ब्रिटिश सोल्जर्स बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हैं ताकि जर्मन फोर्सेस पर अचानक हमला कर सके। कैप्टन निकोलस के साथ सभी सोल्जर्स अपने घोड़ों पर सवार होकर बैटल में चार्ज कर देते हैं। शुरू में ब्रिटिश आर्मी का प्लान काम कर जाता है और वो जर्मन्स को सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन जल्दी जर्मन्स जंगल के पास छुपाए हुए मशीन गन्स का इस्तेमाल करके पूरी सिचुएशन पलट देते हैं। ये अचानक हुआ एम्ब्यूश ब्रिटिश आर्मी पर भारी पड़ता है और सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स बच पाते हैं। कैप्टन निकोलस और मेजर जिमी भी इस बैटल में मारे जाते हैं, लेकिन उनके घोड़े जोई और टॉप थ्रोन बच जाते हैं। बैटल के बाद माइकल नाम का एक 14 साल का जर्मन लड़का दोनों घोड़ों को इंजर्ड सोल्जर्स के लिए एम्बुलेंस वागन खींचने की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। जोई और टॉप थ्रोन को लगातार घायल सोल्जर्स को एक नजदीकी इन्फर्मरी तक ले जाना पड़ता है। कुछ समय बाद माइकल को बैटलफील्ड पर भेज दिया जाता है, जबकि उसके बड़े भाई गंटर को घोड़ों के साथ रुकने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन गंतर को बहुत डर होता है कि उसका छोटा भाई बैटलफील्ड पर मर जाएगा। अगले दिन जब जर्मन सोल्जर्स मार्च करना शुरू करते हैं, गंतर जोई पर सवार होता है और अपने भाई को टॉप थ्रोन दे देता है, लेकिन दोनों अपनी असाइंड पोस्ट की तरफ जाने के बजाय कैंप से भाग जाते हैं। उनका प्लान इटली पहुंचने का होता है। रात होने पर वो एक फर्म के वाइन मिल में छुप जाते हैं, लेकिन वही उनकी किस्मत साथ छोड़ देती है क्योंकि दो जर्मन सोल्जर्स उन्हें जल्दी ढूंढ निकलते हैं। आर्मी से भागने के जुर्म में उन दोनों को वाइन मिल के बाहर गोली मार दिया जाता है। अगली सुबह एक छोटी फ्रेंच अनाथ लड़की एमिली वाइन मिल के अंदर दोनों घोड़ों को ढूंढ लेती है। उसे वहाँ जोई का पेनेंट भी मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर पता चलता है कि एमिली अपने ग्रैंडफादर के साथ एक नजदीकी फार्म पर रहती है। एक दोपहर जर्मन सोल्जर्स फार्म पर
पर आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी से सारा खाना और सप्लाईज जब्त कर लेते हैं। एमिली जल्दी से घोड़ों के साथ अपने बेडरूम में छुप जाती है। उसके ग्रैंडफादर किसी तरह उन सोल्जर्स को समझाकर वापस भेज देता है और वो बेडरूम की तलाशी लिए बिना ही चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद एमिली और उसके ग्रैंडफादर के बीच बात होती है। उस बात से पता चलता है कि एमिली एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसमें उसकी हड्डियां बहुत ही नाजुक है, इसीलिए उसे घोड़ों पर बैठने की इजाजत नहीं है क्योंकि गिरने पर खतरा है। फिर भी जब एमिली का बर्थडे आता है, उसके ग्रैंडफादर उसे जोई पर सवारी करने की परमिशन दे देते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जोई को अपने फर्म के पास वाली पहाड़ी पर दौड़ाती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उसकी सामना उन्हीं जर्मन सोल्जर से हो जाता है जिन्होंने पहले उनके फर्म को लूट लिया था। इस वजह से उसके ग्रैंडफादर को अपनी ग्रैंड डॉटर की जान बचाने के लिए दोनों घोड़े उन सोल्जर्स को देने पड़ते हैं। हालांकि वो चुपके से जोई का पेनेंट अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। इसके बाद जोई और टॉप थ्रोन के साथ कई और घोड़ों को जर्मन हेवी आर्टिलरी खींचने के लिए मजबूर किया जाता है। इन जानवरों से उनकी हद से ज्यादा काम करवाया जाता है और बहुत से घोड़े थकान की वजह से गिर जाते हैं। वो ये सब जर्मन प्राइवेट फ्राइडरिच मुलर के अंडर करते हैं, जो घोड़ों से बहुत प्यार करता था और उन्हें जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन जर्मन कैंप का कैप्टन बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और जो घोड़े कमजोर पड़ जाते हैं उन्हें गोली मार देता है। साल 1918 तक एल्बर्ट और उसका दोस्त एंड्रयू इंग्लिश आर्मी में भर्ती हो चुके होते हैं। इस वक्त वो सेकेंड बैटल ऑफ सोम में मिस्टर ल्यून्स के बेटे डेविड के कमांड के अंडर लड़ रहे होते हैं। दोनों के बीच अब भी कोई दोस्ती नहीं होती और बैटल फील्ड पर भी डेविड हर मौका मिलते ही एल्बर्ट का मजाक उड़ाता है। वो उसका बार बार उल्लू की आवाजें निकालने की आदत का मजाक बनाता है, लेकिन डेविड को ये नहीं पता होता कि एल्बर्ट ये आवाज इस उम्मीद में निकाल रहा होता है कि शायद जोई कहीं से सुनकर उसके पास आ जाए। एक दोपहर इंग्लिश ट्रेंच के पास एक बॉम्ब फट जाता है और सारे सोल्जर्स तुरंत अपनी पोजीशंस ले लेते हैं ताकि अगर एनिमी फायर हो तो उसका जवाब दे सके। थोड़ी देर बाद डेविड कमान देता है और सारे सोल्जर्स एक साथ चार्ज कर देते हैं। इस अफरा तफरी और कंफ्यूजन के बीच एल्बर्ट और डेविड एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। वो कुछ देर के लिए दुश्मनी भूलकर अपने देश के लिए साथ मिलकर लड़ते हैं। कुछ ही देर बाद एल्बर्ट एक जर्मन सोल्जर्स को मशीन गन वाले पील बॉक्स के अंदर मार गिराता है। इससे एल्बर्ट, एंड्रयू और कई इंग्लिश सोल्जर्स सफलता से जर्मन ट्रेंचेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हालत तब और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं जब एंड्रयू के बिल्कुल पीछे एक मस्टर्ड गैस बॉम्ब फट जाता है और भयानक तबाही मच जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट फ्रेडरिच मुलर देखता है कि जर्मन सोल्जर्स अपनी बैरक्स की तरफ पीछे हटना शुरू कर देते हैं। कई सालों की कठिन मेहनत के दौरान वो जोई और टॉप थ्रोन दोनों को जिंदा रखने में कामयाब रहा था, लेकिन हर तरफ मची अफरा तफरी के बीच आखिरकार टॉप थ्रोन हद से ज्यादा थक जाने की वजह से वो मर जाता है। इसके बाद दूसरे जर्मन सोल्जर्स फ्राइडरिच को वहां से खींच कर ले जाता है और जोई को अकेले एक आने वाले टैंक का सामना करना पड़ता है। आखिर में जोई टैंक के ऊपर से छलांग लगा देता है और नो मैंस लैंड की तरफ भाग जाता है। वो तबाह हो चुके सोम के शहर से दौड़ता हुआ गुजरता है और आखिरकार इंग्लिश और जर्मन ट्रेंचेस के बीच लगी कांटेदार तारों में वो बुरी तरह फंस जाता है। उस रात दोनों तरफ के सोल्जर्स अपनी अपनी ट्रेंचेस से उस घोड़े को देखते हैं। कॉलिन नाम का एक ब्रिटिश सोल्जर व्हाइट फ्लैग लहराता है और नो मैंस लैंड में चला जाता है। पीटर नाम का एक जर्मन सोल्जर भी वायर कटर्स लेकर वहां आ जाता है और दोनों मिलकर जोई को कांटेदार तार से आजाद कर देते हैं। जर्मन सोल्जर घोड़े को अपने साइड ले जाना चाहता है, लेकिन कॉलिन कहता है कि वो पहले यहाँ पर आया था। आखिर में दोनों कॉइन टॉस करने का फैसला करते हैं और कॉलिन जीत जाता है। इस तरह वो जोई को सुरक्षित अपने साइड ले आता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि एंड्रयू मस्टर्ड गैस अटैक में मर चुका है, लेकिन एल्बर्ट बच गया होता है। हालांकि वो कुछ समय के लिए अंधा हो गया था और उसकी आंखों पर बैंडेजेस बंधे होते हैं। एल्बर्ट एक ब्रिटिश मेडिकल कैंप में इलाज करवा रहा होता है जब वो नो मैंस लैंड से बचाए गए एक चमत्कारी घोड़े के बारे में बातें सुनता है। आर्मी डॉक्टर कैंप के सर्जन जेम्स फ्राई को ऑर्डर देता है कि वो घोड़े को गोली मार दे, क्योंकि इस वक्त वो एक जानवर के इलाज पर मेडिकल रिसोर्सेस खर्च नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही फ्राई गोली चलाने वाला होता है, जोई वही उल्लू की आवाज सुनता है जो उसने बचपन में सीखी थी। अचानक कैमरा एल्बर्ट की तरफ शिफ्ट होता है जिसे जोई के पास ले जाया जा रहा होता है। एल्बर्ट जिसके आंखों पर अभी भी बैंडेज बंधे होते हैं, वो एक बार फिर उल्लू की आवाज निकालता है। जोई तुरंत अपने बिछड़े हुए दोस्त की तरफ दौड़ पड़ता है। एल्बर्ट बैंडेजेस के साथ ही घोड़े का शरीर पर बने हर निशान का बिल्कुल सही वर्णन करता है। दूसरे सोल्जर्स घोड़े को साफ करते हैं और वैसे ही हर निशान सामने आ जाता है जैसे एल्बर्ट ने बताया था। डॉक्टर फिर एल्बर्ट को यकीन दिलाता है कि वो जोई का अच्छे से
ख्याल रखेंगे। हमारे पास अब भी इसके लिए पैसा नहीं है और इस वजह से लोग मरेंगे। लेकिन कुछ महीने बाद जब एल्बर्ट और जोई दोनों ठीक हो जाते हैं, आर्मिस्टिक डिक्लेयर होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन एल्बर्ट को एक बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि सिर्फ ऑफिसर्स के घोड़े को ही घर भेजा जाएगा, जबकि बाकी सब घोड़ों को ऑक्शन में बेच दिया जाएगा। एल्बर्ट बेचैन होकर अपने फेलो सोल्जर से पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो जोई को खरीद सके, लेकिन इतने पैसे जमा करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है। ऑक्शन के दिन एल्बर्ट खुद को एक बीडिंग वार में पाता है और उसका सामना एमिली के ग्रैंडफादर से होता है। वो बुजुर्ग जोई को अपना ग्रैंड डॉटर एमिली की याद में खरीदना चाहते हैं, जो कुछ ही समय पहले गुजर चुकी होती है। वो ये भी अनाउंस करते हैं कि अगर किसी ने उनके खिलाफ दोबारा बीड लगाई तो वो अपना फर्म बेचकर बीड को 1000 तक बढ़ा देंगे। इसके बाद कोई और बीड नहीं लगाता और आखिरकार वो बुजुर्ग जोई के नए मालिक बन जाते हैं। ऑक्शन के बाद एल्बर्ट एमिली के ग्रैंडफादर से अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बुजुर्ग हैरान हो जाते हैं जब जोई खुद एल्बर्ट के पास वापस आता है, जैसे वो उसे अलविदा कहना चाहता हो। तब वो बुजुर्ग एल्बर्ट को वही मिलिट्री पेनेंट दिखाते हैं जो एमिली को सालों पहले मिला था। जैसे ही एल्बर्ट उस पेनेंट को देखता है तो वो तुरंत पहचान लेता है। बुजुर्ग को यकीन हो जाता है कि जोई वाकई उसी का घोड़ा है, इसीलिए वो जोई को एल्बर्ट को वापस दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखना, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना नया बच्चा बना सकता हूँ। जैसे ही मूवी अपने एंड पर पहुंचती है, एल्बर्ट अपने प्यारे घोड़े के साथ अपने फैमिली फर्म वापस लौट आता है। वो अपने माँ बाप को गले लगाता है और पेनेंट अपने पिता को वापस दे देता है। टेड को अपने बेटे पर गर्व होता है क्योंकि वो अब एक सच्चा मर्द बन चुका होता है, लेकिन किसी तरह वो इतने सारे अजीब और नामुमकिन कोइंसिडेंस की चेन पर जरा भी हैरान नहीं होता। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।